हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। मैं हूं गौरव सर और मैं आज आपके सामने यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर अपलोड एक मॉडल पेपर यानी जिसे हम प्रतिवर्ष प्रश्न पत्र 2021-22 के नाम से जानते हैं, ये हमारे पास है और आज हम इसका वीडियो सॉल्यूशन, फुल वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस पूरे मॉडल पेपर को यानी इस पूरे प्रश्न पत्र को मैं कुल 6 पार्ट में डिवाइड करता हूं। कितने पार्ट? 6। टोटल 6 पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना है। अब इसको किस तरीके से हमें डिवाइड करना है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी जानकारी देता हूं। आप यूपीएमएसपी, देखिए यूपीएमएसपी इस वेबसाइट से इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फोन में। तो जल्दी से फोन उठाइए और आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट से फिजिक्स 2021-22 के लिए मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको इसके बारे में डिटेल देने वाला हूँ। क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले हम इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न है कुछ इसमें पहला। और ये जो पूरा मॉडल पेपर है, ये खंड ए, ब, स, द और ये 5 खंडों में विभाजित है। ठीक है, तो खंड ए, ब, स, द, ये 5 खंडों में विभाजित है ये पूरा मॉडल पेपर। और बात करते हैं हम खंड ए की। खंड ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्न जो मिलेंगे आपको इसमें वो 6 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, जब हम खंड ब की बात करते हैं, खंड ब जो है आपका, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें भी आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और इसमें आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं हम खंड स की। तो तीसरा जो खंड है वो स है और स जो है वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, सॉरी ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है और इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। ठीक है, खंड स की बात चल रही है। अब बात करते हैं खंड द की। ये जो खंड द है 14, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। ठीक है, और इसमें आपको कुल 11 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन की चॉइस रहेगी। क्या रहेगी? चॉइस, यानी आपको टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इस लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड में आपको टोटल 11 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन की आपको चॉइस रहने वाली है, यानी कुल आपको 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खंड ये की। खंड ये जो है 5वां, ठीक है, ये आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 8 क्वेश्चंस, लेकिन हर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक अथवा में एक और क्वेश्चन दिया होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 8 में से आपको केवल 4 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन, उसके बाद अथवा में दूसरा क्वेश्चन, तो दोनों में से आपको कोई एक सॉल्व करना है। फिर इसी तरीके से 2 क्वेश्चन हो गए, फिर 2 क्वेश्चन और आएंगे
उसमें भी एक चॉइस में रहेगा अथवा में, तो उनमें से आपको एक करना है। इसी तरीके से कुल 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इनमें से केवल आपको 4 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होगा कुल मिलाकर आपको 4 अटेंड करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा मॉडल पेपर आपके सामने ठीक है उपस्थित है। तो देखिए कैसे कैसे रहने वाला है ये आप देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो देखिए सबसे पहले हम कराने वाले हैं पार्ट 1। जब मैं पार्ट 1 की बात करूंगा, पार्ट 1 में अब मैं आपको कितना कराने वाला हूं, ये जो पूरा मॉडल पेपर है हम इसको पूरा एक वीडियो में नहीं, इसको 6 वीडियो में, पार्ट 6 यानी 6 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं पूरी वीडियो को, जिसमें से पार्ट 1 जो रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस हम इस पार्ट 1 में देखेंगे। तो वीडियो हमारी 6 पार्ट में आने वाली है, जिसमें से पार्ट 1 यानी पहला पार्ट जो होगा हमारा, उसमें हमारे बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, यानी सारे सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। जब हम पार्ट 2 करेंगे स्टार्ट, तो पार्ट 2 जो आएगा यानी दूसरी वीडियो जो आएगी हमारी सेकंड वीडियो, उसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे 2-2 मार्क्स के। ठीक है, यानी कहने मतलब कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न को पूरा कर लेंगे इस सेकंड पार्ट में। ठीक है, पार्ट 3 जो होगा हमारा, पार्ट 3 में हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन है। अटेंड कितने करने हैं आपको, 11 में से एक की चॉइस मिलेगी, यानी 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। इसमें से हम एक पार्ट में केवल 5 ही क्वेश्चन अटेंड करेंगे, बाकी जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो पार्ट नंबर 4 में रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड को 2 पार्ट में लेंगे। तो पहले पार्ट में हम वीडियो के 5 क्वेश्चन करेंगे और दूसरे में हम क्या कर देंगे, 5 बाकी जो बच गए वो कर देंगे। इस तरीके से हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं। फिर इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 में से 4 की चॉइस मिलने के बाद आपको केवल 4 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम, लेकिन हम जो कराएंगे इसमें सारे ही क्वेश्चन कराने वाले हैं, हम सारे क्वेश्चन कराएंगे इसमें, 8 के 8 ही लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं हम। बाकी आपको पेपर में जो करना होगा, बोर्ड में जो करना होगा, वो केवल 4 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं लॉन्ग आंसर में से। ठीक है, बाकी हम इस मॉडल पेपर के हर क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, यानी इसमें भी हम 11 के 11 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और इसमें हम 8 के 8 क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं, तो 4 एक वीडियो में और 4 हमारे पार्ट नंबर 6 में। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे गए 4 क्वेश्चन और पार्ट नंबर 6 में लेंगे हम बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा पूरा मॉडल पेपर हमारा 6 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। तो एक एक करके हम वीडियो बनाते जा रहे हैं और एक के बाद एक वीडियो हमारा आता चला जाएगा और इस तरीके से 6 पूरे पार्ट में हम इस पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 1 यानी बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम खंड ए लेते हैं यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट का क लेते हैं और क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है। यानी आपके पास देखिए ऑप्शन 1 है परावैंगिक किरण है, दूसरा है एक्स किरण है, तीसरा है सूक्ष्म किरण है और चौथा है आपका गामा किरण है। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या सही रहेगा, तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक सीधा सा तरीका बता दे रहा हूं, आपको क्रम से सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंगें याद कर लेनी है, उनकी तरंगदैर्ध्यों के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है गामा, गामा किरण है, गामा किरण है, गामा, फिर आता है एक्स, एक्स किरण है। ठीक है, तीसरे पर आता है परावैंगिक, परावैंगिक किरण है, फिर आता है दृश्य, दृश्य किरण है, फिर आता है दृश्य अवृत्त आता है, फिर अवृत्त किरण, फिर सूक्ष्म किरण। ठीक, सूक्ष्म किरण के बाद आता है फिर हमारा रेडियो, रेडियो किरण। तो ये क्रम से याद कर लीजिए आप,
तो इस टाइप के जितने भी आपके ऑप्शन बन के आएंगे बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो कैसे याद रखेंगे, गामा एक्स बराबर दृश्य वृत्त सूक्ष्म रेडियो। तो इस तरीके से सीक्वेंस में याद कर लीजिए इनको सारे ही ऑप्शन। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। और ये तरंग दैर्ध्यों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, यानी सबसे जो न्यूनतम होती है वो गामा की होती है और सबसे अधिकतम जो होती है वो रेडियो तरंगों की होती है। तो इस तरीके से क्रम से याद कीजिए, गामा एक्स बराबर दृश्य वृत्त सूक्ष्म रेडियो। ठीक, इस तरीके से याद कर लें। तो इसके हिसाब से देखिए गामा किरणें इसमें है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी। देखिए कोई एक कण है जिसका संवेग p है, उसके संवेग को हम p से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो तरंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो उसके लिए देखिए आपने एक फॉर्मूला याद रखा होगा, द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य। द्विब्रोग तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p होता है। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो कितनी होती तरंग दैर्ध्य, h/p, जो कि आपका h/p फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला जो बहुविकल्पी है वो है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आपने पढ़ा होगा कि किसी संधि पर, ठीक है, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यानी समेशन i = 0। तो यहाँ से क्या था, यहाँ से था कि जो आवेश है ना वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। ऐसा तभी तो पॉसिबल है जब आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आवेश के संरक्षण पर। ठीक है, ओके। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो वो आवेश के संरक्षण को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 ही इसका सही हो जाएगा। अगला है इसमें पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल। यानी कहने का मतलब क्या है कि पीएन संधि डायोड है, अगर हम उसमें रिवर्स बायसिंग करा दें तो हमें एक कंडीशन ऐसी मिलती है जहां पर संतृप्त धारा मिल जाती है, अर्थात धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ऋणात्मक विभव पर। ठीक है, तो ये आपने कंडीशन आपको याद होगी। तो वहां आपको संतृप्त धारा मिलती, संतृप्त धारा मतलब कि धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता है, एकदम आपको कांस्टेंट करंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है, यानी संतृप्त धारा मिल जाती है आपको। ठीक है, ये वो वाला केस है। और संतृप्त धारा का जो कारण होता है केवल क्या होता है, केवल क्या था भाई आपको, ये होता है अल्पसंख्यक आवेश। तो ये किसकी वजह से होता है, अल्पसंख्यक आवेश की वजह से होता है। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक आवेश की वजह से होता है। और बात कर लेते हैं हम पीएन टाइप और एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। देखिए पी टाइप हो गया, पी टाइप में बहुसंख्यक क्या होते हैं, पी टाइप में बहुसंख्यक जो होते हैं वो कोटर यानी कि होल होते हैं। और एन टाइप में जो बहुसंख्यक होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर ये बहुसंख्यक ना पूछकर अल्पसंख्यक पूछता तो क्या होता, उल्टा हो जाता। पी टाइप में अल्पसंख्यक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन टाइप में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो होल या कोटर जिसे हम कहते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हमसे बहुसंख्यक पूछे हैं, तो पी टाइप में जो होते हैं हमारे वो हमारे कोटर होंगे और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं लास्ट, इसमें बहुविकल्प का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। यानी आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल भी किए होंगे आपने। तो मीटर सेतु था आपका, तो मीटर सेतु में क्या था कि 100 सेंटीमीटर लंबा एक वायर होता था। ठीक है, जिस पर हम जॉकी को टच करके आगे पीछे खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति में लेकर आते थे। ठीक है, तो वहां पर जो तार था वो जो 1 मीटर लंबा तार था, यानी 100 सेंटीमीटर लंबा तार, वो किस धातु का बना होता था, तो वो आपका या तो मैग्नीन का या यूरेका का, और या ये कॉन्स्टेंटन का भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन कॉन्स्टेंटन का भी होता है। तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन या यूरेका, तो इसमें आपको मैग्नीन और या यूरेका दे रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अब हम चलते हैं खंड ब की तरफ चलते हैं, जो कि आपका कैसा है,
अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें। ठीक है, तो देखिए करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए खंड ब जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें हमारा फर्स्ट यानी कि क्या लेते हैं क्वेश्चन, और इसमें है बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या है। यानी पहले तो हमें समझना होगा बामर श्रेणी क्या है ये, उसके बाद देखते हैं इसकी न्यूनतम तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या है, फिर हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बामर श्रेणी की बात करते हैं। तो देखिए आपने इसमें 5 प्रकार की श्रेणी पढ़ी होंगी। एक तो था आपका लाइमन श्रेणी, फिर होती है आपकी बामर, फिर पास्टन, ब्रैकेट, और फिर फुंड। ये 5 प्रकार की श्रेणी आपने पढ़ी होंगी इस क्वेश्चन के अंदर, यानी इस चैप्टर में लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड 5 प्रकार की श्रेणी मिलती है। आप देखिए कैसे मिलती है, जैसे कि हम जानते हैं n बराबर 1, फिर है n बराबर 2, फिर n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, इस तरीके से चलता है, और ये यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाता है इस तरीके से, और बीच में काफी सारी और श्रेणियां होती हैं, तो इन्फिनिटी तक लेकर जाते हैं। तो देखिए लाइमन श्रेणी जब मिलती है जब n बराबर 2 से, यानी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 2 से निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 1 में जब संक्रमण करता है, तो यहाँ पर आपको लाइमन श्रेणी मिलती है। ठीक है, और आपको लाइमन श्रेणी जो मिलेगी वो n बराबर 2 से लेकर n बराबर इन्फिनिटी, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो सदैव आपको लाइमन श्रेणी मिलती है। यानी कि यहाँ लाइमन मिलेगी, इस तरीके से भी लाइमन मिलेगी आपको। ठीक है, ये भी लाइमन होगी, ये सारी ही क्या होगी, लाइमन श्रेणियां होंगी। तो ध्यान रखना, इसके लिए n बराबर 1 में ही संक्रमण होता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 2 से अनंत तक किसी भी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 1 में संक्रमण करता है, ठीक है, तो सदैव आपको लाइमन श्रेणी मिलती है, लाइमन श्रेणी मिलती है। ठीक है, फिर बामर श्रेणी कब मिलती है आपको, बामर मिलती है जब n बराबर 2 में संक्रमण होता है किसी भी ऊर्जा स्तर से, जैसे कि ये बामर श्रेणी, यहां भी बामर श्रेणी मिलेगी, यहां भी बामर श्रेणी, यहां भी बामर श्रेणी, तो सारी श्रेणियां कौन सी होंगी, बामर श्रेणी होंगी। यहां से लाइमन, बामर। इसी तरीके से पास्टन के लिए क्या होगा, n बराबर 3 में संक्रमण होगा पास्टन के लिए, और ब्रैकेट के लिए n बराबर 4 में होगा संक्रमण, और फुंड के लिए n बराबर 5 में संक्रमण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं। ठीक है, तो बात जो चल रही है इसमें बामर श्रेणी की चल रही है, तो बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, तो बामर श्रेणी समझ में आ गई आपको। तो बामर श्रेणी कब मिलती है, जब n बराबर 3 से लेकर n बराबर अनंत तक किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 2 में संक्रमण करता है, निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 2 में संक्रमण करता है, तो सदैव आपको बामर श्रेणी मिलती है। तो इसमें कह रहा न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य किसकी होगी, सदैव इस वाले की होगी ना। यानी न्यूनतम तरंगदैर्ध्य के लिए क्या हो गया कि सदैव n बराबर 2 में संक्रमण होता है तो आपको बामर मिलती है, लेकिन न्यूनतम मतलब सबसे कम किसकी, इसी की तो है। तो यानी n बराबर 3 से n बराबर 2 में संक्रमण होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 3 से निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 2 में संक्रमण करता है, तो वहां आपको बामर श्रेणी मिलती है, और वो कैसी होगी, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की श्रेणी मिलेगी। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम चाहें तो मैं एक फॉर्मूला निकाल दे रहा हूं आपके सामने। तो किसी भी श्रेणी की तरंगदैर्ध्य निकालने का फॉर्मूला होता है 1/λ बराबर r। r क्या है यहाँ पर, रिडबर्ग नियतांक होता है। ठीक है, रिडबर्ग नियतांक, और रिडबर्ग नियतांक के पदों में ये फॉर्मूला हो जाता है n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो अगर हमें न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की बामर श्रेणी चाहिए तो सीधा सा मतलब हो गया इसका n बराबर 3 से n बराबर 2, यानी कि n1 तो आपका क्या रहेगा, 2 में संक्रमण हो रहा है, और कहां से हो रहा है, न्यूनतम के लिए क्या होगा, n बराबर 3 से संक्रमण, यानी n2 का मान 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें रख करके n1 की जगह 2 रख देंगे और n2 की जगह 3 रख देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से आपको बामर श्रेणी न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए सेकंड का ख क्वेश्चन, और इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो देखिए गोलीय पृष्ठ यहाँ पर हमारे दो प्रकार के हो सकते थे, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ और दूसरा अवतल गोलीय पृष्ठ, लेकिन अपवर्तन का जो सूत्र आता है दोनों के लिए सेम आता है। ठीक, और क्या आता है, अब इसमें ना तो ये कहा है कि उत्तल पृष्ठ के लिए, ना ये कहा है कि अवतल पृष्ठ के लिए, क्योंकि दोनों का सेम होता है ना, तो चाहे कोई सा भी आपसे पूछे आप सेम, ठीक है, सेम फॉर्मूला लिखेंगे आप। तो क्या होता है n/v माइनस 1/u, यही होता है ना, n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r, इतना होता है यह अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, अपवर्तन का सूत्र कितना होता है n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। देखिए जो n है ये क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक है। u क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी है। और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, लेंस के प्रकाशित केंद्र से वस्तु तक की यानी प्रतिबिंब तक की दूरी है। और r क्या है, वक्र त्रिज्या है। ओके, सारी चीज आपके सामने है। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब बात करते हैं हम गै की। तो अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं इसमें, देखिए अगला है गै। समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझिए। देखिए पहले आपको बताना है कि समस्थानिक क्या होते हैं, पहले समस्थानिकों को समझाना है कि समस्थानिक क्या है, फिर उसके बाद उसका एक उदाहरण भी देना है आपको। ठीक है, तभी आपका एक नंबर में क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम समस्थानिक की बात करते हैं। देखिए समस्थानिक क्या है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, अर्थात भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो उन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अब समस्थानिक आपने समझ लिया। जैसे कि मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि पहला ले लेते हैं हम किसका, एक ले लेते हैं हम क्लोरीन के समस्थानिक। किसके, क्लोरीन के समस्थानिक। पहले हम देखते हैं क्लोरीन के समस्थानिक, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपका एक। ठीक है, तो ये होता है 17Cl35 और 17Cl37, ये होता है। ठीक है, देखिए एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, तो एक ही तत्व है यानी क्लोरीन क्लोरीन, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है 17, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, यहाँ 35 और यहाँ 37 है। क्लियर होगी डेफिनेशन आपके बिल्कुल एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, अर्थात भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल क्लोरीन के समस्थानिक है, तो दोनों क्या है, क्लोरीन के समस्थानिक है। अब इसमें चाहे तो हम एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। इसमें केवल एक पूछा है, इतना ही आप करते जाएंगे तो भी आपका कंप्लीट हो गया। बट मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और बता रहा हूँ एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, इसके बाद एक ले लेते हैं हम हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो देखिए हाइड्रोजन समस्थानिक कौन से होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन समस्थानिक है। तो एक ही तत्व के हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, और परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन के बाद, एक ले लेते हैं हम कार्बन के समस्थानिक भी ले लेते हैं। कार्बन के समस्थानिक, तो देखिए कार्बन समस्थानिक कौन कौन से हो जाएंगे, 6C12, 6C13 और 6C14। ठीक है, ये कार्बन के समस्थानिक है। देखिए तो कार्बन 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 कार्बन, तो तत्व एक ही है, परमाणु क्रमांक समान है, बट परंतु हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 12, 13, 14 द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो ये आपके क्या है, कार्बन के समस्थानिक है। ओके, तो मैंने आपको इसमें 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, यानी 3 एग्जाम्पल बता दिए हैं समस्थानिकों के। ठीक है, बाकी आपको एक ही लिखने के लिए आया है इस क्वेश्चन में, तो आप कोई सा भी एक याद कर लें। बाकी मैं तो कहूंगा कि आप सारे ही याद कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। अगला इसमें रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता की बढ़ते क्रम लिखिए। तो देखिए रेडियो एक्टिव किरणें कौन कौन सी होती है हमारी, अल्फा, बीटा और गामा। अब इनकी विभेदन क्षमता देखिए, अल्फा की सबसे कम होती है, उससे ज्यादा बीटा की होती है और सबसे ज्यादा होती है गामा की विभेदन क्षमता होती है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से विभेदन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो अल्फा फिर बीटा और फिर गामा, इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अल्फा की सबसे कम होती है, उससे ज्यादा बीटा की और इससे ज्यादा होती है गामा की। ठीक है, इसकी 100 गुना ज्यादा होती है अल्फा से,
100 गुना ज्यादा होती है विद्युत क्षमता, और अल्फा से जो गामा की होती है वो 10,000 गुना ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन हम इसमें। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो कोई संधारित्र है तो संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाएंगे। देखिए संधारित्र होता है उसमें 2 प्लेटें होती हैं आपकी, ठीक है। तो अगर देखिए चालक मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो संधारित्र होता है उसमें क्या होता है, एक चालक होता है, चालक प्लेट होती है। अगर चालक प्लेट के हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें, ठीक है, क्षेत्रफल को हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। बाकी अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समांतर प्लेट संधारित्र का, तो इसमें क्या होती है, 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है, 2 प्लेटें होती हैं और इनको कुछ दूरी पर रख देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 2 डी दूरी पर रख दिया है। तो देखिए अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो अगर प्लेटों का क्या करते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा दें, P और Q 2 प्लेट हैं, ये P और Q, तो इन प्लेटों का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इसके अनुपाती है। बाकी अगर हम K की वैल्यू बढ़ा दें, मतलब K की वैल्यू बढ़ाने का मतलब है इन दोनों प्लेटों के बीच परावर्तनांक भर दिया जाए, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ जाती है। और D के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम कम कर दें, यानी पास कर दें इनको, अर्थात इनके बीच की दूरी को कम कर दें, तो धारिता बढ़ जाती है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मैंने आपको बताई है किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। बाकी अगर हम संधारित्र की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो अगर हम चालक के आकार को बढ़ा दें तो भी क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें 1 नंबर में बहुविकल्प अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी देनी है। तो देखिए सबसे पहले एंड गेट देखते हैं। तो एंड गेट जो होता है आपका कुछ इस तरीके से बनता है, आइसक्रीम जैसा बनता है, तो याद रखेंगे कुछ आइसक्रीम जैसा होता है एंड, और इसमें ये आउटपुट होता है हमारा y, और ये a b हमारे इनपुट होते हैं। इनपुट मतलब निवेशी, क्या होते हैं, निवेशी, और ये हमारा आउटपुट, यानी कि ये क्या होता है, निर्गत होता है। तो निवेशी और निर्गत, ठीक है। तो ए भी इसमें इनपुट होते हैं, और इनपुट जो हमारे होते हैं, ठीक है, तो ये वो क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, तो ऑफ ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर ये जो है लॉजिक प्रतीक है, ये लॉजिक प्रतीक हो गया। बूलियन व्यंजक जो होता है इसका, बूलियन व्यंजक बात कर लेते हैं, बूलियन व्यंजक की। तो बूलियन व्यंजक जो होता है y बराबर a डॉट b होता है, इसका क्या होता है, y बराबर a डॉट b, ठीक है, ये होता है इसका बूलियन व्यंजक। अब इसकी सत्यता सारणी की बात करें तो सत्यता सारणी क्या होती है, देखो इस तरीके से होती है सत्यता सारणी। a b और y बराबर a डॉट b। यहां से आप इनपुट लेते हैं और यहां आपका आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब हम सिग्नल नहीं दे रहे हैं ए और बी, जब हम दोनों में सिग्नल नहीं देते हैं और बी में, ए और बी में दोनों सिग्नल नहीं देते हैं, तो आपको क्या मिलता है, ए और बी 0 × 0 0 मिलता है, यानी कि 0 मिलेगा। फिर है 1 0 पर आपका फिर से 0, फिर 0 1 पर भी क्या मिलता है, इसमें 0 मिलता है, और 1 1 पर 1 मिलता है। तो इस तरीके से इसकी सत्यता सारणी होती है। ये आपने याद कर रखी होगी। अगर ना ये याद नहीं की है तो आप यहाँ से देख लेंगे। देखिए डॉट का होता है इनटू, तो y कैसे मिलेगा आपको, a × b, यानी a डॉट b। तो 0 × 0 0, 0 × 1 × 0 0, 0 × 1 0, और 1 × 1 1। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, या मैं आपको इसे याद करने का एक आसान सा तरीका बता दे रहा हूँ। एक आप सर्किट बनाइए इसमें, और सर्किट जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, जल्दी से देख लीजिए आप। एक सर्किट कुछ इस तरीके से बनता है सर्किट। यहां आपका कुछ बल्ब लगा दीजिए आप, बल्ब, और यहां आप इसमें बैटरी लगा दीजिए, बैटरी, ये A है और ये आपका B है। देखिए इस तरीके से देखिए 0 0, यानी A और B को आप क्या आते हैं, 0 0 मतलब ऑफ रखेंगे, ऑफ, यानी इस तरीके से ओपन रखेंगे इस तरीके से, तो यहां से करंट जाएगी लेकिन यही रुक जाएगी, बल्ब नहीं जलेगा, मतलब 0, ठीक है। फिर आपने क्या काम करा, 1, तो इसको 1 का मतलब होता है टच कर देना इससे, यानी कि सर्किट को क्लोज कर देना।
तो आपने यहाँ पर 1 दे दिया, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, बी 0 है, ठीक है, ओपन सर्किट है, तो करंट आपकी यहाँ तक जाएगी और बल्ब नहीं जलेगा, मतलब फिर से आपको 0 मिलने वाली है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में आपका क्या है, उल्टा कर दिया आपने इसको, यह क्या कर दिया है कि यहाँ ए को तो आपने रखा है 0, ठीक है, और बी को कर दिया आपने 1, तो यहाँ आपका 0, यहाँ आपका 1, ठीक है। तो ए 0 है और बी क्या है आपका 1 है, तो भी देखिए करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगी और इसमें सर्किट ओपन होने की वजह से बल्ब नहीं जल पाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा, मतलब फिर से आपको 0 मिलेगी, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, इसमें लास्ट कंडीशन देख रहे हैं, देखिए लास्ट कंडीशन है 1 1, तो ये भी आपने और ये भी दोनों आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी कि क्लोज सर्किट हो गई, तो करंट इस तरीके से जाएगी और बल्ब जल जाएगा, मतलब क्या होगा, बल्ब जल रहा है इस बार, तो यहाँ पर 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो आपका पार्ट नंबर 1 जो वीडियो है वो यहीं खत्म होता है। बहुत ही जल्द हम आपके सामने पार्ट नंबर 2 लेकर आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें।